हाँ दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं कि हम फाइनल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें सीएमए के, कि हमारा एग्जामिनेशन या तो रैंक पे लेके आए हमें या फिर एटलीस्ट बोथ ग्रुप तो क्वालिफाई करा ही दे। सर आप रैंक और बोथ ग्रुप को इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? अगर हम एक एक ग्रुप करके पास कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है दोस्त, फर्क पड़ेगा जॉब में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो इस बात का असर तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें कि फाइनल ड्यू टाइम के अंदर हम रैंक ला सकें, या एटलीस्ट अगर हमारा रैंक छूट भी गया तो कम से कम बोथ ग्रुप तो ला कर ही सकें, वो भी एक बार में। इसके लिए आपको अपने स्टडी और ट्रेनिंग दोनों को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि फाइनल के अंदर इंटरमीडिएट से जो एक सबसे बड़ा चेंज है वो है ट्रेनिंग। यानी फाइनल के अंदर ट्रेनिंग भी है और आपको प्रिपरेशन भी करना और एग्जाम भी पास करना है। तो जो भी मिनिमम लिमिट है ट्रेनिंग की, उसके हिसाब से अगर मैं आपको अपना शेड्यूल बनवाऊं तो मैं 15 महीने का शेड्यूल बना रहा हूं। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जो स्टूडेंट अभी फरवरी में एग्जाम क्वालिफाई करेगा 2025 के फरवरी में, अगर वो बोथ ग्रुप का एग्जाम देता है 2026 के जून में, तो उसे ऐसा लगता है कई बार कि अभी हमें 2026 के जून में एग्जाम देना है, हमारे पास बहुत समय है। ऐसा नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप पास करना चाहते हैं या फिर आप रैंक लाना चाहते हैं तो आपके एग्जाम रिजल्ट निकलते ही आपको लग जाना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के ऊपर। या इवन मैं तो यह भी कहूंगा कि एग्जाम देने के बाद भी 1-2 वीक रेस्ट करने के बाद जो आपका बचा हुआ समय है उसमें भी आपको फाइनल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग सही रहेगी तभी आप बोथ ग्रुप रैंक टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज ये करना बहुत मुश्किल है। तो सर हम कैसे कर सकते हैं प्लान? सबसे पहले तो ट्रेनिंग को सुइटेबली प्लान करें। पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ट्रेनिंग में कई बच्चे क्या होते हैं, ट्रेनिंग में इतने ज्यादा घुस जाते हैं अंदर कि फिर वो भूल ही जाते कि हमें पढ़ना भी है। और जो ये वीडियो देखेंगे कई लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप कमेंट में लिख के बताना भी, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया वो कितना सच है और कितना गलत है। कई बच्चे ट्रेनिंग में इतने ज्यादा घुस जाते कि वो भूल ही जाते, तो खाना भी भूल जाते, सुबह से शाम तक उसी में लग जाते हैं। और जो काम कराने वाला है, अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप फर्म में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल को अगर लग जाता है कि ये बच्चा बहुत काम करने वाला है तो उससे इतना काम करवाते कि बेचारा वो पढ़ना ही छोड़ दे। और एक बार अगर लंबे समय तक आप पढ़ाई से दूर हो गए तो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बाद में कई 2-3 साल निकल जाते, उसके बाद समझ आता है कि हमने क्या गलती कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ध्यान रखना कि ट्रेनिंग नहीं करना, ट्रेनिंग आपके एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको जरूर करना चाहिए, बट ट्रेनिंग उतना ही करो, वैसे ही करो जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग किसी और के काम को पूरा करने के लिए ना करें। यानी ट्रेनिंग को सुइटेबली प्लान करें कि अगर मेरा 6 घंटे का स्लॉट है या 8 घंटे का स्लॉट है तो मैं वही काम करूंगा। इस ट्रेनिंग का मतलब जॉब नहीं होता, नौकरी नहीं होती कि हम आपके यहां नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम कुछ चीज सीखने आए हैं और मेरा जो भी काम है वो मैं काम करके जाऊंगा। इसलिए ट्रेनिंग को सुइटेबली प्लान करें, और जितना उसके लिए टाइम एलोकेटेड है उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैं तो ये सीख लूंगा, आपको जो बेसिक चीजें हैं स्पेसिफाइड ट्रेनिंग टाइम में आप आराम से सीख जाएंगे। उसके लिए ऐसा नहीं कि दिन रात हम लगे रहेंगे तभी सीखेंगे, स्पेसिफाइड ट्रेनिंग टाइम में आप सीख जाएंगे उसे। दूसरा आता है कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। यहां पे मैंने पिछले 2-3 साल में, एटलीस्ट जब से सिलेबस 2022 इंट्रोड्यूस हुआ है और जब से ये ट्रेनिंग कुछ पीरियड मैंडेटरी कर दिया गया है, मैंने इस बात को देखा है कि बच्चे बिल्कुल गलत तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन। वो पहले छोटा सा पेपर उठा लेंगे, और ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि आपके जो आसपास में दोस्त वगैरह होते हैं वो उनसे आप एडवाइज लेते हैं, वो कह देते पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। हमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर कोर्स करिकुलम कैसे स्टार्ट होता है।
आप जानते हैं कि कोर्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। कोर्स को जो 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है वो बैलेंस बनाने के लिए किया गया है कि एक ही पे ग्रुप में अगर सब बड़े बड़े पेपर डाल दिए जाएं तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए कुछ को इधर कर दिया, कुछ को उधर कर दिया। बट आप ध्यान से देखो कि कॉमर्स के अंदर जिसकी भी शुरुआत होती है, जो भी चीज आप पढ़ते हैं वो फंडामेंटली अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं, यानी उसी की एनालिसिस होती है। और अकाउंट के 3 पार्ट्स हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग है और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। यानी टेक्निकली अगर आप फाइनल लेवल पे देखें तो फाइनल लेवल पे 3 पेपर हैं आपके पास, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम और कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें एसएफएम और कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 3 में है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ग्रुप 4 में है। अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ध्यान रखना। अगर आप बोथ ग्रुप के, आप अगर एग्जाम भी देखो, इंस्टीट्यूट ने कैसे एग्जाम प्लान कर रखा है, एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2, एक दिन ग्रुप 1, एक दिन ग्रुप 2, मतलब जो बोथ ग्रुप कर रहे हैं उनके लिए ग्रुप इररिलेवेंट होता है, उनके लिए 8 पेपर है। इस बात का भी ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोथ ग्रुप की भी तैयारी करते हैं उनके दिमाग में भी एक ग्रुप लगता है। दिमाग अगर आपका ग्रुप 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 कर रहा है तो बोथ ग्रुप पास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 8 पेपर। तो आपके जो मेन पॉइंट हैं वो ये 3 पेपर हैं, सीएफआर, एसएफएम एंड कॉस्टिंग। आपको सबसे पहले इसी तीनों पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब नॉर्मली होता क्या है देखना, ये तीनों पेपर थोड़े बड़े भी हैं और अगर आप क्लास प्रोक्योर करते तो ये कॉस्टली भी है। तो स्टूडेंट ये सोचता है अपने आप में कि ये तीनों पेपर पैसा भी ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा और समय भी ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा, इसलिए मैं छोटा मोटा पेपर पहले उठा के उसको कर लेता हूं। दिक्कत है ये कि उस पेपर को, जो छोटे पेपर आप उठा रहे हैं, उसको आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप ये 3 पेपर इकट्ठा करते नहीं करते हैं। तो समझ तो जाएंगे, कोई भी आएगा कुछ भी पढ़ाएगा आप उसको समझ जाएंगे, बट वो क्लियरिटी जो लंबे समय तक होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारे पेपर यहीं से डिराइव होते हैं। दूसरे स्टेज पे आपको करना चाहिए लॉ, कॉस्ट ऑडिट और एसपीएम, बिजनेस वैल्यूएशन, या कोई और चॉइस आप इलेक्टिव में लेते हैं तो वो। नॉर्मली बच्चे आजकल पहले इन 3 पेपर में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको लगता है यहां पे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा समय भी कम लगेगा। बट इन तीनों पेपर के साथ खास बात क्या है, ध्यान देना, ऊपर के 3 पेपर हैं वो प्योर प्रैक्टिकल हैं, ये 3 पेपर हाइब्रिड हैं, इसमें प्योर प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारी थ्योरी है। जैसे लॉ है उसमें तो थ्योरी है, कॉस्ट ऑडिट है मेजॉरिटी पोर्शन थ्योरी है, एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन में एसपीएम का ज्यादातर पोर्शन थ्योरी है, अब तो बिजनेस वैल्यूएशन में बहुत थ्योरी डाल दिया। थ्योरी अगर आप पहले पढ़ेंगे तो एग्जाम के जाते जाते तक भुला जाते हैं, याद नहीं रहता वो, इसलिए पहले ये कंप्लीट करने के बाद आप इसको पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद ये आपको समझ भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये सब यहीं से तो निकला है। कॉस्टिंग की ही तो कॉस्ट ऑडिट करोगे, या जो ऑडिट है फाइनेंशियल अकाउंट है उसी का तो ऑडिट करोगे। जो आप बिजनेस वैल्यूएशन करोगे या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे उसका करोगे, अकाउंट का करोगे। तो अकाउंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद ये ज्यादा समझ आएगा, इनफैक्ट कि हम सीधे इसे उठा लें। और मैंने डीटी आईडीटी को लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमेंडमेंट वाले पेपर हैं, इसमें कभी भी कानून बदल जाए, कभी भी प्रोविजंस बदल जाएं, तो आप अगर लास्ट में करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा अमेंडमेंट वगैरह का उसके ऊपर प्रेशर कम रहता है, इसलिए इसको लास्ट में करना चाहिए। याद रहे ये प्लानिंग मैं बोथ ग्रुप के एंगल से बता रहा हूं, या मैं सिंगल ग्रुप सोच भी नहीं रहा हूं। और अगर आप भी बोथ ग्रुप और रैंक की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको दिमाग में ग्रुप्स नहीं आने चाहिए। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्जाम में रैंक लाने के और बोथ ग्रुप लाने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। दूसरी चीज ध्यान देना, अब इसमें एक चीज और भी ध्यान देना है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे गूगल ड्राइव क्लास लेते हैं, और गूगल ड्राइव क्लास का कंट्रोल टीचर के हाथ में नहीं स्टूडेंट के हाथ में होता है। और स्टूडेंट के साथ बड़ी गड़बड़ी क्या होती है यहां पे कि अब जैसे क्लास ले लिया, वो अपने उसको स्पीड को बढ़ा बढ़ा के देखता है। कभी भी पहली बार किसी की भी क्लास ले स्पीड बढ़ा के ना देखें, क्योंकि स्पीड बढ़ा के देखने से जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होनी चाहिए थी वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हुई। अगर कोई किसी पेपर में 200 घंटे या 250 घंटे कोई भी टीचर लगा रहे हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि इतना इस पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। हां, आजकल कुछ लोग ऐसे महान जन्म ले लिए हैं जिनको बच्चों को पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए आते हैं। ये पढ़ लेना 2 चीज पास हो जाओगे, ये पढ़ लेना 1 चीज पास हो जाओगे।
ऐसा कर देना पास हो। अरे भैया वो पास हो जाएगा या नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा। जो नॉलेज है, नॉलेज का बेस ही काट दिया आपने, फिर फ्यूचर में होगा ही क्या। अब जो बच्चा CFR ठीक से नहीं पढ़ेगा, उसको इन डेज की नॉलेज नहीं होगी, कल को उसे नौकरी लेने जाना है, कौन नौकरी देगा उसे। तो जब भी कोई चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको वैसे ही समझे जैसे वो बना हुआ है, क्योंकि एग्जाम पास करने के साथ साथ नॉलेज बिल्डिंग भी आपको करनी है यहां पे। और नॉलेज बिल्ड करने के लिए किसी भी चीज को अच्छे से सुनना, समझना और पढ़ना जरूरी है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप किसी की भी क्लास लेते हैं, मेरी लें या किसी की भी लें, आप बिल्कुल उसको उसी पर्टिकुलर स्पीड पे देखें जिस स्पीड पे टीचर ने पढ़ाया है। क्योंकि टीचर भी चाहे तो आपसे ज्यादा स्पीड पढ़ा सकता है, अब जितना स्पीड सोचोगे उससे भी ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। बट टीचर क्यों ज्यादा समय लगा रहे? क्योंकि उसको यह पता है कि इस चीज पे डिफिकल्टी आएगी, इसको ग्रैप्स करने में समय लगता है, इसको दिमाग में स्टोर करने में समय लगता है, इसलिए वो कई बार एक चीज को 4 बार रिपीट कर देता है। आपको लगेगा इरिटेट कर रहा है, बट वो इरिटेट नहीं कर रहा होता, उसको पता है कि ये चीजें लंबे समय तक स्टोर कराने के लिए मुझे अलग अलग तरीके से फीड करना है। आपने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया या स्पीड बढ़ा के देख लिया, वो चीज आपके दिमाग के ऊपर चली गई। अपेरेंटली आपको लग रहा है कि समझ आ गया, लेकिन बाद में वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, जिस स्पीड पे पढ़ाया गया उसी स्पीड से पढ़ें। एक चीज को 20 बार पढ़ना कोई होशियारी नहीं, बुद्धिमानी नहीं है। हम एक चीज को एक बार पढ़ें और उसको हमेशा के लिए स्टोर करें, ये बुद्धिमानी है। और ये तभी हो सकती है जब आप बिल्कुल पीसफुली, शांत होकर के पढ़ें। इसलिए जब हम फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो वहां पे स्टूडेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, वो किसी चीज को बढ़ा घटा नहीं सकता, उसको उसी पिच और टोन पे पढ़ना पड़ेगा जिस पिच और टोन पे टीचर पढ़ा रहा है। दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे अगर सामने बैठे हुए हैं तो एक बच्चे की क्वेरी है तो टीचर उसको रिजॉल्व करेगा, तो दूसरे बच्चे को सुनना उसकी मजबूरी हो जाती है। आजकल बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें हमारा टाइम नुकसान हो रहा है, वो टाइम एक्चुअल में नुकसान नहीं हो रहा था, वो जो नॉलेज आपके अंदर फीड हो रहा होता, उस नॉलेज का फिर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इसलिए जब हम अपनी क्लास देते हैं नॉर्मली तो फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग देते हैं, ताकि अगर एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे तब भी किसी ने सवाल पूछा तो उस सवाल को आपको क्लियरिटी मिल जाए, वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ क्या करना है, जैसे आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, अब टीचर अगर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं या 30 क्वेश्चन करा रहे हैं या 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो रेपिटेटिव है। तो जब आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। वैसे तो टीचर्स भी दे देते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट रिवीजन के लिए। अगर टीचर्स ना भी दें और क्लास में बोलते नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए, इसको मार्क कीजिए, तो उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि सेकंड रिवीजन में वही आपके काम आने वाला है। मस्ट कंप्लीट योर कोर्स। मैंने ये भी बोला कि आप अपने सारे कोर्स का जैसे भी प्लान करेंगे, एग्जाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले आपके ये कोर्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से, अगर आप क्लास लेके कर रहे हैं तो क्लास लेके, जैसे भी कर रहे हैं आप, जिस भी मोड में कर रहे हैं उस मोड में आप उसको एग्जाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले कंप्लीट कर लें। आजकल एक ये भी बात आ गई है कि हम फास्ट ट्रैक पे चलने लगते हैं। अभी जून का एग्जाम आएगा तो हम मई में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फटाफट कर लेते हैं। इन सब चीजों का दोस्त भविष्य नहीं होता। अगर एक बार तुक्के से पास हो भी गए तब भी फ्यूचर में आपको खुद बाद में समझ आएगा कि हमने गलती की, क्योंकि जो कोर्स कंटेंट बनाए गए हैं उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको पास करने में मदद करना नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट आपको फ्यूचर को भी बिल्ड करना है। इसलिए एक बेस्ट प्रोफेशनल की तरह आप उसको एटलीस्ट 3 महीने पहले कंप्लीट कर डालें। रिवाइज करें समराइज स्टडी से, जो मैं ऊपर कह रहा था कि जब आपने एक बार पढ़ाई की थी, चाहे आपने सेल्फ स्टडी की हो, चाहे आपने कोचिंग लेके किया हो, जैसे भी जिस मोड में भी आपने प्रिपरेशन किया हो, अगर आपने उसका रिवीजन स्टार्ट किया तो रिवीजन करते समय वहां जो आपने समराइज्ड पॉइंट बनाए थे, ये चीज मार्क किया तो उससे चीज मार्क किया था, क्वेश्चन के लिस्ट बनाए थे, उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करें। आप बोलेंगे 3 महीने में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपने सही प्लानिंग कर रखी है तो। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आप एक एक चीज 3 महीने में 2 बार रिवाइज कर देंगे और फिर आप एग्जाम देने जाएं कि सिचुएशन कुछ भी हो, आपको एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता और आप एग्जाम में बोथ ग्रुप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम सब चीज आउटकम किससे आता है? प्लानिंग से। अगर हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बेस्ट है तो आउटकम बेस्ट आएगा, और अगर हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बेस्ट नहीं है, गलत प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लग गया है, तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा होने का चांस नहीं होता।
कुछ चीजों का ध्यान रखें हमेशा प्रिपरेशन के समय। नंबर 1, बार बार किसी और बच्चों से फीडबैक और वो ना ले कि मुझे कैसे करना चाहिए। हर स्टूडेंट यूनिक होता है। जरूरी नहीं कि जिससे आपने एडवाइस लिया वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप कम इंटेलिजेंट है, या आप ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कम इंटेलिजेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड ज्यादा है उसकी कम है। तो अगर आप किसी और से एडवाइस लोगे तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। अगर कुछ पूछना भी तो टीचर से एडवाइस लो, जो आपके कलीग्स हैं साथ में हैं, वो आप उनसे अगर आप एडवाइस लेंगे और वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कतें आनी शुरू होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। नंबर 2, कभी भी एक्स्ट्रा समय सोशल मीडिया पे ना लगाएं। आजकल एक ये भी प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फटाफट यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, चैट जीपीटी पे देख लेते हैं। कहीं पर भी हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग को हमें काम करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे। ऐसे में आपको सॉल्यूशन तो अपेरेंटली मिल जाता है, वो गलत मिले सही मिले उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो तो नहीं कह सकते, बट आपको कुछ ना कुछ चीज मिल जाती है। लेकिन जो दिमाग पे आपने स्ट्रेस नहीं डाला, इसलिए आपका दिमाग एनलार्ज नहीं हुआ। आगे चल के अगर फिर वैसी कोई प्रॉब्लम आएगी आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में अगर वैसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो बिल्कुल आपका छूट जाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वर्क करने का पहले समय नहीं दिया है। इसलिए जब भी कोई चीज मुश्किल आए तो पहले उसको खुद से सोचने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें। उसके बाद डिफिकल्टी आती तो टीचर से डिस्कस करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया से उसका आंसर निकाल तो लेते हैं लेकिन हमारी समझ नहीं होती। हमें लगता है हाँ ठीक है ये समझ आ गया, बट समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि अगर वो समझ आ ही गया होता तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलता। तो सोशल मीडिया का यूज सिर्फ अपने मतलब से करें, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना रखें। नंबर 3, बार बार यूट्यूब पे एक ही चीज का 10 बार रिवीजन और फलाना ना करें, इससे समय ज्यादा वेस्ट होता है, आउटकम कम आता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हमने पढ़ाई की है तो हम एग्जाम पास कर लेंगे। ये नहीं अच्छा ये भी देख लेते क्या पता इसमें से कुछ आ जाए, वो भी कर लेते उसमें से कुछ आ जाए, सिर्फ समय वेस्ट होगा, उसका कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूट्यूब ना देखे, बट जरूरत के मुताबिक। आजकल क्या है, बच्चे बार बार उसी चीज पे लग जाते, हमें कोई ये दे देगा मैं उससे पास हो जाऊंगा। कैसे हो जाएंगे आप? अगर कोई चीज 200 घंटे की है तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? मैं आकर के बोल दूंगा इसमें ये होता है, 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 इससे कुछ होता नहीं है। हमें अपेरेंटली फील होता है कि हमारे दिमाग में सब आ गया, बट एक्चुअल में कुछ नहीं आता। आएगा एक्चुअल में वही जो आपने डिटेल में पढ़ा है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, याद रखना। रैंक लाना और बोथ ग्रुप पास करना, ये बड़े एजुकेशन में, सीए और सीएमए जैसे बड़े एजुकेशन के अंदर एक गौरव की बात है। और अगर आप ऐसा लाते हैं, ऐसा करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही तरीके से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते कि एक बार में आप बोथ ग्रुप पास करें, आप रैंक लाएं, तो आपको इन प्लानिंग को जरूर फॉलो करना चाहिए। यह भी याद रहे कि एक मैंने जनरल गाइडलाइंस दी है, हर स्टूडेंट यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है, इसलिए इस गाइडलाइंस को आप अपने हिसाब से प्लान करें, रिटन प्लान करें, और जो भी प्लान करें उसको एग्जीक्यूट करें। कभी भी ऐसा कुछ प्लान ना कर लें कि आपको लगेगा मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो अब 18 घंटे पढ़ूंगा। वो 18 घंटे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, सब झूठ बोलता रहता है। अगर आप 12 घंटे भी डेली का मेहनत करते हैं और आप कंसिस्टेंट हैं, याद रखें एक दिन 24 घंटे 3 दिन सोए हुए, उस पढ़ने का क्या फायदा? अगर 12 घंटे कंसिस्टेंटली आप वर्क करें 15 महीने तक, तो मैं आपको रिटन गारंटी दे सकता हूं कि आपकी रैंक पक्की है। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज नहीं कि आज घर में मामा आए हैं, कल मौसी आई है, आज दोस्त के यहां जाना है, कल शादी में जाना है, आज सैटरडे है, कल संडे है, आज मूवी देखना है, आज फलाना देखना है। अगर ये सब करने लगेंगे तब तो फिर रूटीन और इस सब का कोई मतलब नहीं। फिर तो हिट एंड ट्रायल करते रहे, जब होना होगा हो जाएगा। इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल आपको शांत रहना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नींद भी अच्छी लेनी पड़ेगी, तब आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। अब मैं और भी ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, 20 मिनट के आसपास का समय हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कुछ और भी गाइडलाइंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर अवेलेबल होते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ अपने विचार लिखने हो तो आप कमेंट्स में उसको लिख भी सकते हैं, ताकि आगे अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सके। और इस चैनल पे बहुत सारे गाइडेंस और भी बहुत सारे मटेरियल से रिलेटेड वीडियोज आते रहेंगे, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल स्पेसिफिकली सीएमए के लिए बनाया गया है, इसलिए जो भी गाइडलाइंस आएगा
फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक, इवन पोस्ट क्वालिफिकेशन, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद भी आपको अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी गाइडलाइंस यहां अवेलेबल होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।